औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम आज की शाम आगा साजिद के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवा रहे हैं जो ना सिर्फ तहसील गस्का के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी रोशनी का मीनार है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। इन्होंने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मंशा नीलू साहब से। जनाब डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सब ठीक है? डॉक्टर साहब, बड़ा ममनून हूँ और मुझे बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का, और मैंने अपनी तहरीरों में भी आपका जिक्र करता रहा हूँ, और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं आपके पास बैठा हूँ और आपने मुझे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, सेम है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ही चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन को आप अपनी इस ज़िंदगी का जो कठिन सफ़र है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो तकरीबन सब लोगों के साथ है। एक आपका जर्नी, एक सफ़र आपका चलता है। तो जैसे आप जानते हैं, मेरी पैदाइश तो यहाँ गांव है, करीब घुक्कन गलोटियाँ के करीब। अच्छा। तो वहाँ से हैं, और मैंने मैट्रिक वहाँ अपने जो गांव के स्कूल है वहाँ से किया था। अच्छा। गवर्नमेंट हाई स्कूल गलोटियाँ। जी। अच्छा, वहाँ से। हाँ जी। उसके बाद ये डस्का कॉलेज से मैंने FSc की थी। अच्छा, डिग्री कॉलेज डस्का से। से। माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने फैसलाबाद से MBBS किया। अच्छा। तो बस अल्लाह का शुक्र है, चलता रहा सफ़र। उसके बाद फिर मैंने कुछ देर यहाँ पे जॉब की थी मेयो हॉस्पिटल लाहौर में। जी। उसके बाद फिर मैं UK चला गया था। और स्पेशलाइजेशन वगैरह वहाँ मेरी से? बाकी सारी ट्रेनिंग जो है और स्पेशलाइजेशन वो UK से है। जो भी ऑर्थोपेडिक्स में, स्पाइन में जो भी मैंने काम किया वो सारा UK से ट्रेनिंग है। लेकिन आजकल मैं कतर में बेस्ड हूँ, हबल मेडिकल कॉर्पोरेशन। जी। आजकल कतर में काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने ऑर्थोपेडिक के ये शोबे का इंतखाब किया, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी? तो मेरा सर्जरी का था प्लान शुरू से ही, इवन मेडिकल कॉलेज से ही मुझे सर्जरी में काफ़ी इंटरेस्ट था। अच्छा। एज सच ऑर्थोपेडिक्स का मेरा उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि डिफरेंट सर्जरीज की इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और मैंने पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक में काम भी नहीं किया। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने जनरल सर्जरी में काम किया था और न्यूरो सर्जरी में किया था। अच्छा। तो वहाँ से मुझे स्पाइन सर्जरी का इंटरेस्ट ज़रूर डेवलप हुआ था। अच्छा। तो बाकी ऑर्थोपेडिक्स का मैंने, चूँकि 2 रूट्स हैं स्पाइन सर्जरी करने के लिए, या आप न्यूरो सर्जरी से जाते हैं या आप ऑर्थोपेडिक्स से। तो मेरा प्लान चूँकि स्पाइन सर्जरी का था, तो मैंने UK में जाके फिर ऑर्थोपेडिक्स में वहाँ पे ज़्यादा इसमें काम किया। जी। तो डॉक्टर साहब, कितने सालों से आप इस सर्जरी के शोबे से मुंसलिक हैं? जी, 2003 से। 2003 से। वैसे तो 2001 से काम शुरू किया यहाँ पे। मैंने मेयो हॉस्पिटल जनरल सर्जरी में काम किया तकरीबन 1 साल। तो लेकिन UK में मैं 2003 में गया था। 2003 से लेके अब तक आप इसी सर्जिकल फील्ड में हैं। सर्जिकल फील्ड में ही हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ उड़ती खबर सुनी आपके बारे में। मैंने बताया ना कि मैं लिखता रहता हूँ, तो मुझे ये भी पता चला कि कई बैनुल-अक़वामी शख्सियात हैं जिनके आप माशाल्लाह नॉलेज भी रहे हैं। तो कुछ हमें हमारे नाज़रीन को बताएंगे, ताकि हमें देखिए, हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि हमारे इस शहर का, इस इलाके का, इस तहसील का बेटा जो है वो इस मकाम तक पहुँचा है। जी बिल्कुल। पेशेंट जो भी आते हैं फिर UK के अंदर भी और यहाँ कतर में भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रीट किया है। अब इसलिए मैं उनके नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि वो पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सुना है रॉयल फैमिलीज़ के लोग भी आपसे। जी जी बिल्कुल। जो भी मरीज़ क्लिनिक में आ जाए फिर उसको देखना है। जी जी जी। ठीक है, अपने शोबे के साथ कमिटेड होना जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बैनुल-अक़वामी जो कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं सर्जरी के हवाले से, उनमें भी आपको कुछ शिरकत का मौका मिला है? जी, मैंने तकरीबन ओवर 60 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की है माशाल्लाह। जिसमें मैंने अपने पेपर भी प्रेजेंट किए हैं। अभी मकाले वगैरह लिखे हैं? जी जी, पेपर्स प्रेजेंट किए हैं। और अभी तो मैं इनवाइटेड गेस्ट स्पीकर के तौर पे जाता हूँ। जैसे लास्ट मार्च में मैं गया था उज़्बेकिस्तान। अच्छा। ताशकंद में हमारे स्पाइनल कॉन्फ्रेंस थी एंडोस्कोपिक स्पाइन के ऊपर। अच्छा। तो ये लास्ट ईयर थी? इसी साल इंटरनेशनल? जी जी।
अच्छा मार्च में। अच्छा, तकरीबन 9 महीने पहले की तो बात। आप एज ए स्पीकर उसमें शामिल जी। थे? अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, इसमें जो हम सुनते हैं आपके बारे में कि माशाल्लाह आपको बड़ी ख़ास एक महारत हासिल है और आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो इस ख़ास महारत की कोई ख़ास वजह है, कोई जदीद टेक्निक्स हैं आपके पास, कोई जदीद आलात हैं, ये क्या वजह है? जिसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ट्रेनिंग एज अ सर्जन आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूके के अंदर नेशनल ट्रेनिंग नंबर पे था, जो कि बहुत कम बाहर के लोगों को मिलता है। अच्छा। हाँ जी। बल्कि ऑर्थोपेडिक्स के अंदर तो मतलब बहुत 2-4 लोगों में से थे जिनको ये मिला। उसके बाद तो खैर और लोगों को मिला है। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो ये नेशनल ट्रेनिंग नंबर लेना जाना ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको मिल जाए नंबर तो फिर ट्रेनिंग उनकी ज़िम्मेदारी होती है, जो हमारी डीनरीज होती हैं वहाँ पे, तो वो आपको फिर अच्छे तरीके से ट्रेन करती हैं। वो आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भेजती हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट के साथ आपका एक्सपोजर होता है और आप लर्न करते हैं हर एक से डिफरेंट स्पेशलिटीज़। जैसे अब ऑर्थोपेडिक के अंदर जो है आगे फर्दर स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे हैंड सर्जरी है, शोल्डर सर्जरी है, लोअर लिम्ब आर्थोप्लास्टी है, नी सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी है। तो इसमें डिफरेंट फुट एंड एंकल है, पीडियाट्रिक्स है। तो ये इसकी 8 फर्दर ब्रांचेस हैं ऑर्थोपेडिक्स के अंदर फर्दर। तो हमें ट्रेनिंग के दौरान वो उन 8 लोगों के जो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट होते हैं, जो लाइक अप्रूव्ड ट्रेनर्स होते हैं, उनके पास हमें भेजते हैं। तो 6 महीने के लिए या साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट कैसी है। तो आप वहाँ से स्पेशली उनसे सीखते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप ऐसे समझ लें कि आप जो मास्टर्स हैं उनसे सीख रहे होते हैं। हाँ। तो फिर आपका एक्सपोजर भी अच्छा होता है और ट्रेनिंग भी अच्छी होती है। दूसरा ये कि यूके के अंदर ऑब्वियसली अगर आप उसको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो चूँकि ट्रेनिंग मैकेनिज़्म और हॉस्पिटल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं काफ़ी अरसे से। तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो क्या कहते हैं आप चीज़ें हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करने के लिए, वो भी एडवांस हैं और वो अवेलेबल हैं सब के लिए। तो जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो बहुत कुछ चंद हॉस्पिटल होंगे जिनमें वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि यूके के अंदर इवन डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में भी होती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्यों मतलब महरूम है, हम लोग क्यों पीछे हैं? मेरा ख्याल है इसमें स्ट्रक्चर सिस्टम का ना होना है। दूसरा ये कि चूँकि यहाँ पे 2 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, एक गवर्नमेंट सिस्टम है, एक प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड है। जिसकी वजह से जो ट्रेनिंग है वो पर्सन डिपेंडेंट हो जाती है, इंस्टीट्यूट डिपेंडेंट नहीं रहती। मिसाल अगर आपका प्रोफेसर अच्छा है, आपका ट्रेनिंग अच्छा है, ट्रेनर अच्छा है, तो वो आपको सिखा देगा। लेकिन अगर वो आपको नहीं सिखाना चाहता किसी भी वजह से, जैसे बात कर लोग समझते हैं कि हो सकता है ये कल को मेरे सामने नया हॉस्पिटल बना ले तो मेरी इस प्राइवेट नॉलेज नहीं ट्रांसफर कर रहा, तो उसमें फिर प्रॉब्लम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं और यहाँ पे भी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे इधर मैंने अक्सर सुना है कि खुसूसन लोग जो हैं वो सर्जरी से बड़ा घबराते हैं, ख़ास तौर पे ये जो कमर के मोहरों की सर्जरी है उससे बड़े खौफजदा होते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब वाकई इसमें कोई ऐसी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, कोई मसाइल हो जाते हैं, सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? इसकी 2 वजह हैं। पहली बात तो ये कि जो जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है। जैसे स्पाइन सर्जरी जो है वो हर बंदा कर रहा होगा, जिसने भी ऑर्थोपेडिक किया है वो स्पाइन करना शुरू कर देगा। इसी तरह जिसने भी न्यूरो सर्जरी किया है वो। तो स्पाइन सर्जरी के लिए कोई ख़ास महारत की ज़रूरत? जी हमारे तो जैसे मैंने ऑर्थोपेडिक करने के बाद 6 साल की ट्रेनिंग के बाद, और उन 6 साल के अंदर भी मैंने 2 साल स्पेसिफिकली स्पाइन सर्जरी किया। उसके बाद फिर 2 साल की सेपरेट फेलोशिप थी जो कि मैंने नॉटिंघम के अंदर जाके, उसमें पूरे 2 साल आप सिर्फ और सिर्फ स्पाइन करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने एक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में भी फेलोशिप की। तो जो ट्रेनिंग है आप ऐसे कह लें कि 6 साल लग गए 5 साल के करीब तकरीबन जो है ना वो प्योरली स्पाइन में इसमें इन्वेस्ट हुए। जी।
और फिर जब से मैंने कंप्लीट की है स्पाइनल फेलोशिप, तो उसके बाद से अब मुझे तकरीबन 13 साल हो गए हैं जो कि सिर्फ स्पाइन ही कर रहा हूँ। तो मेरा जो 100% प्रैक्टिस है वो सिर्फ स्पाइन से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग ट्रॉमा भी देख लेते हैं, उसके अलावा बाकी जो जनरल ऑर्थोपेडिक है वो देख सकते हैं, लेकिन जो आपने फोकस वो सिर्फ स्पाइन सर्जरी। और ये जो पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं हमारे यहाँ, ये इसी वजह से है। इस वजह से है अनट्रेन्ड लोग, एक वजह ये है जी कि अनट्रेन्ड लोग करते हैं, ये बड़ी वजह है। बड़ी वजह है। दूसरी वजह इसकी ये है कि जो इंडिकेशन अगर सही ना हो, मसलन एक पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ऑपरेशन कर दें तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो हमें सिखाया गया वो ये कि अगर आप स्पाइन सर्जरी के अंदर आपके पास अगर क्लियर सर्जिकल टारगेट नहीं है, आप जितना मर्जी सर्जरी कर लें वो मरीज़ ठीक नहीं होगा। तो सर्जरी शुरू करने से पहले या बल्कि मरीज़ को सर्जरी प्रपोज करने से पहले सर्जन के माइंड में ये क्लियरली होना ज़रूरी है कि मेरा टारगेट क्या है, मैंने क्या अचीव करना है इससे। अगर आपका ख्याल है कि मैं इससे देयर इज़ अ क्लियर सर्जिकल टारगेट और इससे मैं मरीज़ की बेहतरी अचीव कर सकता हूँ, तो ही सर्जरी करें, अदरवाइज़ नहीं करें, क्योंकि फिर पेशेंट उसका रिजल्ट्स उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता और फिर मरीज़ कहते हैं जी मैं तो ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन भी करवा लिया और ठीक भी नहीं हुआ, हालांकि पहले से ही पता था कि इस ऑपरेशन से इसने ठीक नहीं होना। ठीक है, तो ये एक बैड रेपुटेशन जाती है सर्जरी के लिए, इस वजह से लोग तो दो मेन चीज़ें हैं, एक इंडिकेशन, सर्जरी की सही इंडिकेशन का ना होना, बाज़ का लोग किसी भी वजह से वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो, या बाज़ का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मरीज़ के क्योंकि इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ मरीज़ से पैसे लेने के लिए भी सर्जरी प्रपोज करते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर मरीज़ बेहतर नहीं होगा, सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। हमारे बहुत से बुजुर्ग दोस्त जो हैं वो ये प्रोग्राम देखेंगे और देख भी रहे होते हैं कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें कौन सी खुराक ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए या कौन सी एहतियातों की ज़रूरत है कि वो ऐसी किसी मुश्किल का शिकार हो? इस सबसे अहम चीज़ जो है ना वो एक्सरसाइज है, वर्जिश। एक्सरसाइज। हमारे जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि हमें आराम करना चाहिए, हालांकि असल इससे अपोजिट है। अच्छा जी, उनको और ज़्यादा वर्जिश करनी चाहिए, क्योंकि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो जो मसल मैस होता है आपका वो बड़ी जल्दी डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, मसल आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनकी एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो वो और फिर जल्दी वीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ। जब मसल वीक होंगे आपका बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, आपका प्रेशर आएगा हड्डियों के ऊपर, मोरों के ऊपर, इसीलिए लोगों को जॉइंट्स की पेन और ये सारी चीज़ें, इवन कमर दर्द का तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाँ। कि लोग ये समझते, कुछ लोग ये समझते हैं कि चूँकि मैं काम करता हूँ हाँ। तो मेरी वर्जिश हो गई, हालांकि ऐसा नहीं है। काम जिन मसल से हम काम करते हैं वो एक अलग चीज़ है। वो मसल अडाप्ट कर लेते हैं। हाँ। वो आपका रूटीन वर्क हो गया। रूटीन वर्क हो गया। वो एक्सरसाइज अलग है। एक्सरसाइज अलग है। एक्सरसाइज वो चीज़ है जो आप रूटीन में नहीं करते। हाँ। तो आप अगर अपने बैक को, मैं अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि देखो, अगर आप अपनी कमर को रोज़ाना 15 से 20 मिनट्स दे दो, उसमें एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं 15 से 20 मिनट रोज़ाना, लेकिन करनी रोज़ाना है। और इसको बस करते जाओ, ये नहीं कि 10 दिन कर लिया, 2 हफ्ते कर लिया, 2 महीने, बल्कि 3-4 साल के बाद आपको असल फ़ायदा नज़र आना शुरू होता है। तो मेरी जो एक ही एडवाइस अगर मैं दे सकूं किसी भी एज के बंदे को, और बूढ़ों के लिए तो और स्पेसिफिक है, लेकिन ये सब के लिए, मेरे लिए भी है, नौजवान बंदे के लिए भी है, कि वो हमें ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी मस्ट डू एक्सरसाइज एवरी डे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं 1-2 क्वेश्चन और भी। आप सिर्फ सर्जरी करते रहते हैं, कोई खेल वगैरह से भी दिलचस्पी है? जी, मेरा साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद है और स्क्वाश मैं खेलता हूँ। स्क्वाश में हाई लेवल पे खेलता हूँ। अच्छा। जी, मेरे अच्छी है मेरी क्या कहते हैं गेम। जी, गेम भी अच्छी है और अच्छे कोच से भी मैंने सीखा हुआ है। और कुछ मौसीकी वगैरह से भी दिलचस्पी है सुनने में? मौसीकी मेरा नहीं कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है। कभी कभी नुसरत फ़तेह अली खान को उनकी कुछ कवाली कभी सुन ली,
शायरी पढ़ने पे मुझे है इंटरेस्ट, लेकिन मौसीकी सुनने में मेरा ज़्यादा नहीं है। शायरी में बहुत पढ़ता रहता हूँ, जो भी मुख्तलिफ बुक्स मिले तो किताब पढ़ने में मुझे शौक है। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतनी एक आलमगीर शोहरत का मालिक, इतना काबिल आदमी, हमारे दस्का का बेटा, हमारा फ़ख्र, तो हम दस्का वाले, हम पंजाब वाले, पाकिस्तान वाले उससे महरूम क्यों? जी थोड़ा सा इसमें डिले हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरी ताहिर भाई से भी बात चल रही है, तो इंशाल्लाह लाहौर में भी मैंने एक हॉस्पिटल है, सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल, अच्छा ये नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है, अच्छा तो उनके साथ में मेरी बात तय हो गई है। तो मैं इंशाल्लाह महीने के एंड पे एक वीकेंड के लिए आया करूँगा, 3 दिन के लिए। इस साल में नहीं, हर महीने। हर महीने? जी हर महीने, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो लास्ट किसी भी महीने के आखिरी 3 दिन होंगे ना, हाँ हाँ। जैसे अभी ये दिसंबर चल रहा है, तो मैं 3 दिन के लिए वहाँ पे ये जो वीकेंड है इस पे काम करूँगा। अच्छा, किसी भी महीने के आखिर में 3 दिन आखिरी जो 3 दिन होंगे ना आप आएंगे? जी, आखिरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो मैं पाकिस्तान में होऊंगा। माशाल्लाह। और उसमें मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पे डस्का में ये जो मसूद अनवर हेल्थ केयर है, ये जो हमारा हॉस्पिटल है जनरल यहाँ हॉस्पिटल, पे, इसमें एक क्लिनिक करूँगा डे टाइम में। ये मसूद हॉस्पिटल यहाँ पे जो मसूद रोड डस्का में जी। जहाँ हम बैठे हुए हैं। जहाँ बैठे अच्छा। इधर एक इंशाल्लाह क्लिनिक करूँगा, और इसी तरह क्लिनिक उधर सलीम मेमोरियल में। तो ये 3 दिन होगा, तो दिन के टाइम यहाँ पे और इवनिंग में वहाँ। अच्छा, आपका प्रोग्राम ये है कि हर माह के आखिरी 3 दिन जी जी आप यहाँ आया करेंगे बाहर से, जी जी और यहाँ मसूद हॉस्पिटल में मसूद हॉस्पिटल 3 दिन डे टाइम यहाँ होंगे और इवनिंग लाहौर में होंगे। जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये तो कमाल हो गया। ये तो एक बहुत जी, बड़ा ये एक प्लान है हमारा, एक तो बहुत, बल्कि ये शुरू हो गया इस महीने से। इस महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं? जी जी मैंने शुरू कर दिया है सलीम मेमोरियल में। वहाँ से आप चेक कर रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं? जी बैठ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी एक नाज़रीन, ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, हमारे पंजाब के लोगों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी आलमगीर शोहरत का हामिल शख्स जो हमें वक़्त दे रहा है। हर माह के एंड पे आखिरी 3 दिन वो यहाँ डस्का में भी हमारे पास बैठा करेंगे, और फिर सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में। ये किस जगह पे है डॉक्टर साहब? ये नहर पे है, जो अजमेर सोसाइटी के सामने है तकरीबन। अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रीन फोर्ट 2 के बिल्कुल अपोजिट है। तो डॉक्टर साहब, क्या मुस्तकबिल में कोई है आपका प्रोग्राम कि कोई सर्जरी के हवाले से या ऑर्थोपेडिक के शोबे के हवाले से, कि मखसूस हॉस्पिटल जो है वो एक यहाँ पे लॉन्च किया जाए लाहौर में, या जी देखिए इसमें कोई प्लान है आपके? जहन में है तो सही, लाइक मेरा काफ़ी शुरू से, जब मैं यहाँ से यूके गया था 2003 में, तो उस वक्त से जहन में है तो ये कि जी वापस आके अपना यहाँ पे सेटअप करेंगे। हाँ लेकिन इसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, कोई भी जैसा आप चाहते हैं। अच्छे साइज़ का हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, लेकिन इंशाल्लाह ये ट्राई कर देखते हैं। अभी ये जो मेरा एडवेंचर है ये कैसे चलता है, ये हर महीने आने वाला, तो अगर इसके अंदर प्रोग्रेस हुई और ये एक्सपेंड हो सका तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको सेहत दे, आपको ज़िंदगी दे और आपको खुशियाँ अता फरमाए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। इंशाल्लाह मैं आपको फिर भी तंग करता रहूँगा। सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।